नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बिहार चुनाव में कर्पूरी ग्राम से हुआ एनडीए का चुनावी शंखनाद। पीएम मोदी राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के गृह जिले बेगूसराय में भी करेंगे चुनावी जनसभा। मिथिलांचल के चुनावी गणित को साधने के साथ ही सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन के क्या संदेश हैं पीएम के समस्तीपुर और बेगूसराय रैली के, बताएंगे आपको। साथ ही होगी देश दुनिया की अन्य खबरें, लेकिन सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबरें। पीएम मोदी ने भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव पहुंच जननायक को किया नमन। समस्तीपुर से किया बिहार के लिए चुनावी शंखनाद। कहा फिर बनेगी बिहार में एनडीए की सरकार, जंगलराज वालों को दूर रखेगा बिहार। बिहार के सियासी रण में दिग्गजों का धुआंधार प्रचार। भाजपा की ओर से अमित शाह ठोकेंगे चुनावी ताल। सहरसा में बोले तेजस्वी, बिहार को नंबर 1 बनाना लक्ष्य। बीजेपी का हमला, कहा बड़े चुनावी वादे कर जनता को मूर्ख बनाना बंद करे विपक्ष। पीएम मोदी ने रोजगार मेले में प्रदान किए 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र। नवनियुक्त युवाओं को संबोधन में बोले पीएम, विकसित भारत में युवाओं की भूमिका अहम। दिल्ली पुलिस के छापे में आईएसआईएस मॉड्यूल का पर्दाफाश। 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, फिराइन हमले की ले रहे थे ट्रेनिंग। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में यात्रियों से भरी बस में लगी आग, 20 लोगों की मौत। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया दुख, आर्थिक मदद का ऐलान। बिहार विधानसभा चुनाव में अपने प्रचार का आगाज करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्तीपुर में जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की धरती समस्तीपुर में परिवारजनों का अपार उत्साह साफ बता रहा है कि इस बार बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। पीएम ने कहा कि बिहार की जनता आरजेडी के जंगलराज को बार बार अस्वीकार कर रही है और इस बार के चुनाव में भी जंगलराज वालों को दूर रखेगा बिहार। हम जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रेरणा से सुशासन को समृद्धि में बदल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये आपको मुझसे ज्यादा पता है। मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में ये जमानत पर चल रहे लोग हैं, जमानत पे। और जो जमानत पे है वो चोरी के मामले में जमानत पे है। अब ये चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। बिहार के लोग जननायक कर्पूरी बाबू का ये अपमान कभी नहीं सहेंगे। पीएम ने कहा कि एनडीए सरकार में बिहार लगातार प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस के समय में बिहार को जितना पैसा मिला था उससे 3 गुना ज्यादा पैसा भाजपा एनडीए की सरकार ने बिहार के विकास के लिए दिया है। 3 गुना ज्यादा। अब जब 3 गुना ज्यादा पैसा आएगा तो विकास भी तो 3 गुना तेजी से होगा कि नहीं होगा। आप देखिए, समस्तीपुर से पूर्णिया के लिए 6 लेन हाईवे बन रहा है, नई रेल लाइनें बन रही हैं। बिहार में
वंदे भारत जैसी तेज ट्रेनें चल रही है, दरभंगा में एयरपोर्ट बना है, बिहार में बिजली के नए नए कारखाने लग रहे हैं। साथियों, आज बिहार में एक माहौल बना है, ज्यादा से ज्यादा निवेशक बिहार आना चाहते हैं। और इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने समस्तीपुर जिले में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव कर्पूरी ग्राम पहुंचकर कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित कर गरीबों और हाशिए पर खड़े लोगों के नेताओं को सम्मान दिया। गौरतलब है कि कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और पिछड़ों वंचितों के उत्थान में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है। एनडीए का सीधा है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमने कहा है 2025 फिर से नीतीश। तो फिर इसमें चेहरा क्या, जिसका चेहरा ऑलरेडी है, जो मुख्यमंत्री खुद शासन चला रहे हैं और उनके चेहरा पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां से फिर नया घोषणा की क्या आवश्यकता है। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हर दल ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। सहरसा में एक रैली को संबोधित करते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने विकास के नाम पर जनता से वोट मांगा और एक नए बिहार के निर्माण का वादा भी किया। एक नए सोच के साथ नया बिहार बनाने का समय आ गया है, परिवर्तन का समय आ गया है और हम लोग सब लोग, सभी समाज के हर धर्म के लोग, हर जात, हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं और एक नया बिहार बनाना चाहते हैं, एक नई सरकार बनाना चाहते हैं, जनता का राज लाना चाहते हैं। कारखाने खुले, निवेश आए, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोगों को चाहिए। वहीं इससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन के सीएम फेस बनाए जाने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जो कहा है वो करके दिखाएंगे। तेजस्वी का एकमात्र लक्ष्य है कि बिहार को जो है नंबर 1 बनाना है। हम टूटी फूटी और झूठी बातें नहीं कहते हैं, कच्ची बात नहीं करते हैं, पक्की बात करते हैं। आप सब लोगों को पता है, जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहेंगे वो करेंगे। महागठबंधन द्वारा आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए जाने पर भाजपा हमलावर है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने महागठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री चेहरा हैं, वीआईपी प्रमुख उप मुख्यमंत्री चेहरा हैं और कांग्रेस पार्टी को कालीन बिछाने का काम मिला है। कितना लोगों ने सपोर्ट किया है वो तो तभी दिखाई दे रहा था जब तेजस्वी जी के चेहरे पर सवाल खड़े करते हुए पप्पू यादव, जो राहुल गांधी के सबसे विश्वस्त और खासम खास माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का ही चेहरा जो है वो बिहार में वोट ला सकता है और किसी का चेहरा काम नहीं करेगा। तो मुझे तो लगता है कि तेजस्वी जी, जनमत तो बहुत दूर है, आपको तो जनपद और संगत का भी एंडोर्समेंट मिला नहीं है। तेजस्वी जी चेहरा, वीआईपी पार्टी डिप्टी सीएम और कांग्रेस पार्टी जिसके 60 कंटेस्टिंग सीट्स, 4 सांसद, उसको कुछ नहीं, दरी बिछाने का काम मिला। बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक ने पटना में राजद नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने सीबीआई द्वारा तेजस्वी यादव पर की गई एफआईआर का जिक्र करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करने वाले तेजस्वी यादव ने लालू यादव के काल में कई घोटाले किए। सीबीआई ने अपने एफआईआर में जब इन पे एफआईआर किया, उसका मेन क्रक्स था कि लालू प्रसाद जी के रेलवे मंत्री के काल में इसी चाणक्य होटल जो हमारे बगल में है, जिसके कैंपस में लोग बैठे हुए हैं, इनके मालिक को 2 और होटल देने की बात की गई, पुरी में और रांची में, और उसके बदले में पटना में 3.5 एकड़ जमीन लिखवाई गई। ये जमीन लिखवाई गई डिलाइट मार्केटिंग, जो थी प्रेमचंद गुप्ता, उन्हीं के पार्टी के राज्यसभा सांसद, अपने नाम पे डायरेक्टली नहीं लिया गया। और 2010 से डिलाइट मार्केटिंग के सारे शेयर तेजस्वी राबड़ी देवी के नाम पे ट्रांसफर होते गए
14 से 16 होते होते डिलाइट मार्केटिंग में प्रेमचंद गुप्ता चले गए 0 और 100% मालिक बन गए तेजस्वी और राबड़ी। भ्रष्टाचार की परछाई को भी ये नहीं छोड़ेंगे। अजय आलोक ने कहा कि तेजस्वी यादव ने अपने नामांकन पत्र में अपनी संपत्तियों का उल्लेख नहीं किया है। इस संबंध में उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग इसका स्वतः संज्ञान ले। इन्होंने अपना नामांकन पत्र दायर किया। इन्होंने अपने नामांकन पत्र में ना डिलाइट कंपनी का मेंशन किया है, ना फेयर एग्रो का मेंशन किया है, ना AK एसोसिएट्स का मेंशन किया है। क्यों? ये प्रॉपर्टीज अगर ईडी ने अटैच की है तो इनको अपने एफिडेविट में इसको लिखना चाहिए था कि ये तमाम संपत्ति ये कंपनी मेरे नाम से है जिसको ईडी ने अटैच किया है। ये मेंशन इन्होंने नहीं किया है, तो हम चाहेंगे कि चुनाव आयोग इसका भी संज्ञान ले जरा। और एनडीए ने चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री की रैली के साथ पीएम मोदी की आज 2 रैलियां, पहली रैली समस्तीपुर में हो चुकी है, उसी के साथ शंखनाद किया है। बिहार की पूरी चुनावी रण पे और बात करने के लिए अरुण कुमार पांडे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं, साथ ही राजेश राज और मधुरेश हमारे साथी संवाददाता भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अरुण कुमार जी, आप ही के पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे किस तरह से आप देखते हैं इस शंखनाद को, पहली रैली समस्तीपुर से कर्पूरी ग्राम से। तो आपने देखा ही बिहार में खासकर अति पिछड़ी जात की आबादी है 36%। कहते हैं 112 जातियां हैं। कर्पूरी ठाकुर जात की नहीं जमात की राजनीति करते, अति पिछड़ा समाज से आते थे। यूँ कहिए कि जात के हिसाब से तो बहुत अल्पसंख्यक जाति थी, ना इस समाज से आते। लेकिन अपने सार्वजनिक जीवन में जो उनकी पहचान थी, सादगी, ईमानदारी, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े, गरीब, महिला, सबके लिए वो जिस ढंग से हितैषी थी, ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि जर्नलिस्ट के नाते कर्पूरी जी 2 बार चीफ मिनिस्टर हुए। इसके पहले पहली बार वो कहियर प्रदेश के, दूसरी बार वो डिप्टी सीएम बने, दूसरे डिप्टी सीएम, और फिर विपक्ष के नेता हुए। एक जर्नलिस्ट के नाते दर्जन नहीं सैकड़ों बार उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने से, उनसे बातचीत करने का मुझे अवसर मिलता। उसके बाद के कई मुख्यमंत्री, मैं तो केदार पांडे के जमाने से सभी मुख्यमंत्री के कामकाज को देख, लेकिन शायद कर्पूरी ठाकुर की जो सादगी और सरलता थी आज भी वो परिणम्य। किसी के सामने आने पर पहले उनके हाथ झुकते थे। देखिए इनकी सादगी। और अपने पद पर जब अवसर मिला तो जैसा मैंने आपसे कहा कि उन्होंने जाति नहीं जमात की राजनीति जी। बिहार में कहते हैं कि जो अंग्रेजी की अनिवार्यता थी उन्होंने समाप्त किया। तब कर्पूरी डिवीजन उस समय लोग कहते थे कि भाई जो गरीब गुरबा लोग हैं समाज में, जो खासकर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, वो अंग्रेजी के कमजोर होने के कारण वो मैट्रिक की परीक्षा पास नहीं होते थे। उस समय अंग्रेजी अनिवार्य हुआ करता था जी। कर्पूरी जी ने ये अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त की और इसका बहुत ग्रामीण जीवन पर, खास करके जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में डिग्री पाना शुरू किए, उसमें कर्पूरी जी का योगदान था। ये बिहार वो जगह है, उस आरक्षण के आंदोलन को भी हमने देखा, और बिहार ही वो है जहाँ की ईबीसी और ओबीसी, यहाँ 27% पिछड़ों की आबादी है जो पूरे देश में ओबीसी कहलाता है। हाँ। और ईबीसी जो उसकी आबादी है 36%, मतलब 63% यहाँ पिछड़े अति पिछड़ों की आबादी है। कर्पूरी जी ने अपने राजकाज में जब 2 बार सीएम, तो अति पिछड़ों का एक अलग क्लासिफिकेशन किया। बिहार पिछड़े और अति पिछड़ों के अलग अलग आरक्षण सरकारी नौकरियों में लागू है। ये उस समय उनको विरोध भी झेलना पड़ा था, लेकिन प्रतिबद्धता थी उनकी, राह दिखाई। आज उसी के नक्शे कदम पर केंद्र सरकार ने जो रोहिंग्या कमीशन बनाया है, जिससे अति पिछड़ों के लिए वहां भी जो अभी मांगे उठ रही है कि केंद्र की भी नौकरी में ओबीसी और ईबीसी कीजिए, तो मुझे लगता है कि शायद इसी नक्शे कदम पर केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री ने वो आयोग बनाया था जिसकी रिपोर्ट प्रेसिडेंट के यहाँ सबमिट है, अभी वो लागू होना है जी। तो कर्पूरी जी के गांव में आज प्रधानमंत्री शायद देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो पहले पितौजिया गांव कहलाता था। उस गांव में भी जब कर्पूरी जी थे तब भी मुझे जाने का अवसर मिला था। और जो सादगी थी, कभी कोई अपना घर फूस का घर था, घर नहीं बनाया उन्होंने जी, यूं ही रहा। और फिर उसके बाद तो जब लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बने तो कर्पूरी जी का वो जो गांव था उसको स्मृति भवन बना। आज भी प्रधानमंत्री गए थे तो उनकी जो वो झोपड़ी का घर, इसका एक डिमोन्स्ट्रेशन लगा था। आज अच्छा लगा कि कर्पूरी जी को याद किए गए। लोकसभा चुनाव के पहले कर्पूरी ठाकुर को इसी सरकार ने भारत रत्न की उपाधि दी, जो देश का सर्वोच्च सम्मान है। और अब इस विधानसभा चुनाव का जो आज से चुनाव अभियान का श्री गणेश किया है, 6
दौरा प्रधानमंत्री का होगा। यह पहला दौरा था जिसमें अभी समस्तीपुर गए, फिर अभी बेगूसराय जाएंगे। आपने ठीक ही कहा कि वहाँ रामधारी सिंह दिनकर की जन्मभूमि पर जाएंगे। इसके बाद फिर अरुण कुमार जी आपको रोकना चाहेंगे, क्योंकि अभी अगर हम इसी पर बात करें, जननायक कर्पूरी ठाकुर के राजनीतिक सामाजिक कायाकल्प ने बिहार में एक इतिहास रचा और पूरे देश में राजनीति को एक नई दिशा दी है। ऐसे में वो क्षेत्रीय पार्टियां बिहार की, खासकर जो पिछड़ों की राजनीति करती हैं और हवाला देती हैं हमेशा से जननायक कर्पूरी ठाकुर के तमाम कदमों का और उनके आदर्शों का, क्या एनडीए ने, जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार का शंखनाद कर्पूरी ग्राम से किया है, तो संकेत और संदेश या फिर उस राजनीति को आगे बढ़ाते हुए आदर्शों पे, कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों पे चलते हुए एनडीए और महागठबंधन की दिशा और उनके काम करने के तरीकों को भी बहुत साफ जनता के सामने रख दिया, कथनी और करनी के फर्क को भी दिखाया। ठीक ही कहा रितु जी ने। देखिए, कर्पूरी जी ने अपनी जिंदगी में, आज रामनाथ ठाकुर केंद्र में मंत्री हैं, जिंदगी में उन्होंने कभी रामनाथ ठाकुर को की विधायक भी नहीं बनने दिया। वो दिन भी मुझे याद है, कर्पूरी जी के उनके समस्तीपुर के साथियों ने जब चुनाव लड़ाने की वकालत की तो नाराज हो उठे थे। और इसके बाद उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि आप लोग कहते हैं कि रामनाथ को लड़ाइए तो कर्पूरी ठाकुर चुनाव नहीं लड़ेगा। नहीं, कर्पूरी ठाकुर जो शख्सियत, आज नीतीश कुमार ने वही बात कही कि भाई देखिए, कर्पूरी जी के हम तो नक्शे कदम पर उनके अनुयायी हैं, चेले हैं, उन्हीं के नक्शे में मैं भी परिवारवाद से दूर हूँ। भ्रष्टाचार, मैंने कहा कि उनकी सादगी ईमानदारी उनकी पहचान थी। आज तो जो कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी और चेले कहते हैं, अब वो सब लोग जो किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन कहने भर की बात है, कहाँ उनका अनुसरण करने वाले। और जो कर्पूरी जी के बारे में मैंने प्रारंभ में कहा कि वो जात नहीं जमात की राजनीति करते थे, आज तो जात की राजनीति हो रही है। आज जो अगड़ा पिछड़ा, पिछड़ों में भी अति पिछड़ा, दलित में दलित, महादलित, जो लोग आज कर्पूरी जी के चेले अनुयायी कहते हैं, सच पूछिए आचरण अनुसरण में वो कहाँ है वो। लेकिन आज ठीक है, प्रधानमंत्री हो चाहे नीतीश कुमार हो, वो तो परिवारवाद से अपने परिवार को किसी को इससे तो बचे हैं। तो कर्पूरी जी के लिए जो ये बात लोग आज करते हैं, खास कर्पूरी ठाकुर बनना किसी के लिए बहुत सरल नहीं है। आज जो मैंने कहा कि ये चुनाव के साल में 36% अति पिछड़ों की आबादी है, तो प्रधानमंत्री ने आज जो वहां से शुरुआत की, ये अति पिछड़ों को साधने की भी, आखिर जो पॉलिटिकल आदमी है तो कुछ तो पॉलिटिकल ध्येय उद्देश्य होगा। कर्पूरी जी को सम्मान देके, याद करके, लोकसभा चुनाव के पहले उनको भारत रत्न से नवाजा गया। आज उनके गांव जाकर उनके प्रति उन्होंने श्रद्धा निवेदित की। और ये उत्तर बिहार वही इलाका है कि जहाँ पिछले चाहे लोकसभा का चुनाव कहिए, विधानसभा का चुनाव कहिए, एनडीए को अच्छी खासी बढ़त और शख्सियत मिली थी। उत्तर बिहार में लोकसभा की 40 में 26 सीटें हैं, 26 में 3 सीटें सिर्फ महागठबंधन को मिली थी और फिर वो 23 सीट मिली थी एनडीए को। आज प्रधानमंत्री ने खास करके समस्तीपुर से, कर्पूरी ग्राम से जो अपनी ये चुनाव अभियान का जो आगाज किया है, इसके पीछे एक ध्येय उद्देश्य मुझे यह भी दिखता है। और जिस ढंग से अभी पिछड़ा अति पिछड़ा को साधने के लिए यह महागठबंधन के साथ आपने देखा कि मुकेश सहनी भी एक अति पिछड़ा समाज से आता है। तो अभी कर्पूरी जी को याद करके, यदि कर्पूरी जी की जो शख्सियत थी, जो मैंने आप कहा कि वो तो जीवन में कभी जात की राजनीति नहीं की, जमात की राजनीति करते थे, तो उनको याद करके जो महागठबंधन की भी जो राजनीतिक सोच है, अप्रोच है, उसको भी कहीं कुंद करने की एक बड़ा प्रहार है। अरुण जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे साथी संवाददाता भी हमारे साथ मौजूद हैं, मधुरेश और राजेश हैं। राजेश, पहले आप ही के पास आना चाहेंगे। बेगूसराय में आप मौजूद हैं, अगली रैली प्रधानमंत्री की बेगूसराय में होने जा रही है। क्या बड़े संदेश दिनकर की धरती से प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की धरती समस्तीपुर से राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की भूमि बेगूसराय पहुंचने वाले हैं। और जो यहाँ पूरा रंग है कि जीविका दीदी बड़ी तादाद में उनको सुनने के लिए यहाँ पहुंची है। महिलाओं की एक बड़ी भीड़ आप देख सकती हैं। हमारे दाहिनी तरफ हमारे कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा आपको दिखाएंगे। और प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं यहाँ से विपक्ष को एक कड़ा संदेश देने की कोशिश करेंगे। और कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो उत्साह से बड़े हैं, एनडीए के कार्यकर्ता भी उत्साह से बड़े हैं। और आप देख सकते हैं कि हाथों में प्रधानमंत्री को सुनने के लिए ये हाथों में गदा लेकर ये पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरपंच साहब है, मेरे पिता का नाम श्री भागीरथ साहब, माता का नाम श्रीमती राम दुलारी। प्रधानमंत्री जी की रैलियों में आप हमेशा पहुंचते हैं, कौन सी रैली है ये? मेरा 160वां सभा है
और इस राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की पावन धरती पर, बिहार के श्री 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 कृष्ण बाबू की कर्म भूमि पर और राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा की धरती पर, भोला बाबू की धरती पर, विश्वनाथ सिंह की धरती पर मैं उनको चंदन बंदन अभिनंदन करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये समर्थक हैं, 160 रैलियों में शिरकत कर चुके हैं और प्रधानमंत्री को यहाँ देखने और सुनने के लिए पहुंचे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि प्रधानमंत्री का क्या क्रेज है बिहार में कि 160 रैलियों में हनुमान जी का रूप धरकर, हाथों में गदा लेकर ये लगातार देश बिल्कुल राजेश, दिनकर की राष्ट्रकवि दिनकर की पंक्तियों ने एक बड़ी क्रांति या एक बड़े बदलाव का एक संकेत दिया था। अपनी उन पंक्तियों के जरिए 70 के दशक में कर्पूरी ठाकुर ने एक बड़ा परिवर्तन किया है सामाजिक और राजनीतिक तौर पर, न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश के लिए। ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। प्रधानमंत्री की रैली हो रही है, साथ ही हमारे साथ मधुरेश जुड़े हुए हैं। मधुरेश, लेकिन चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करना, क्या ये एनडीए के लिए एक तरह से चुनौती आई है, या ये बिहार की जनता में पिछले अगर हम 30 साल में बात करें तो दो बड़े गठबंधनों के दो बड़े चेहरे इस समय चुनावी मैदान में हैं, नीतीश कुमार और महागठबंधन के तेजस्वी यादव। क्या किस तरह से अब आप चुनाव को बदलते हुए देखते हैं? देखिए, एक लंबे समय से महागठबंधन में खींचातान की स्थिति चल रही थी। मान मनोबल का दौर चल रहा था। 243 सीट्स के लिए 255 उम्मीदवारों ने नामांकन कर दिया। नामांकन के दूसरे चरण के नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन भी 2-3 उम्मीदवारों ने ही नामांकन वापस लिया। ऐसे में अभी भी कई ऐसे जगह है जहां पर महागठबंधन की जो पार्टियां हैं वही आमने सामने खड़ी है। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना और वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना एक तरह का एक क्राइसिस मैनेजमेंट है। ये इन सब चीजों पे मिट्टी डालने की कोशिश है कि वो एक तय समय पर महागठबंधन की जो पार्टियां हैं वो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं कर पाई। महागठबंधन की जो पार्टियां हैं वो अपने उम्मीदवारों का नामांकन तय समय पर तय जगह से नहीं करा पाई। तो और लोगों में इस चीज को लेकर के कई सवाल थे। इन सवालों पर मिट्टी डालने की कोशिश के तहत ही एक तरह से कहा जाए तो तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के नाम को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट किया गया है। दूसरी तरफ अगर बात करें एनडीए में, तो एनडीए में शुरू से जिस तरीके से क्रोनोलॉजिकली सब कुछ अरेंज रहा है, सब कुछ मैनेज रहा है, तो ये संदेश जनता के बीच एक गया है कि एक तरफ एक मैनेज पार्टी है और एक तरफ एक ऐसी गठबंधन है जिसमें लगातार फूट देखने को मिल रहा है, जो कि सरकार बनाने के तो दावे करती है, लेकिन देखने से ही पता चल रहा है कि एक स्टेबल सरकार देने में वो महागठबंधन सक्षम नहीं है। ठीक, महागठबंधन भले ही साथी के तौर पर एक साथ हैं, लेकिन विचारों के तौर पर और आइडियोलॉजी के तौर पर एक मंच पे नहीं आते दिखाई दे रहे हैं। अरुण कुमार जी, आपसे जानना चाहूंगी, पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव में जिस आक्रामक अंदाज में दिखाई देती है आपको, क्या कोई बड़ा बदलाव आप देखते हैं 2015 से 2025 के बीच में? और ये शायद पहली बार होने जा रहा है जहां दोनों गठबंधनों के मुख्यमंत्री चेहरे इस बार चुनावी मैदान में होंगे। नहीं, देखिए, ये तो 2020 के चुनाव में भी एक और नीतीश कुमार थे, दूसरी ओर तेजस्वी यादव थे। ये तो बीच में अभी कांग्रेस ने लंगी मारी कर दी ना कि भाई तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। और प्रायः सभी नेता जो बिहार आते रहे वो तेजस्वी यादव के संबंध में कहते थे कि भाई चुनाव के बाद ही तय होगा। ये तो कांग्रेस ने अपनी फजीहत कराई। पहले तो वो 70 सीट लड़ी थी, 70 सीट ही फिर लड़े या उससे कम नहीं लड़े, इसके लिए जद्दोजहद की। और लालू प्रसाद ने, तेजस्वी यादव ने नहीं माना और फिर राजद के ही शर्त पर कांग्रेस को झुकना पड़ा। आज तो जो 61 सीट के लिए भी दावेदारी थी उसमें कल 3 उनके कैंडिडेट ने वापस ले लिया चुनाव। अब 58 कैंडिडेट बचे हैं। और जिस आज बेगूसराय में जा रहे हैं प्रधानमंत्री, वहां का एक मछुआरा असेंबली सेगमेंट है, वहां कांग्रेस और सीपीआई आमने सामने। क्यों? बेगूसराय को एक पहचान थी, पहले तो वो कम्युनिस्टों का लेनिनग्राद कहते थे, लेकिन वहां आप 2 पिछला लोकसभा चुनाव याद कीजिए ना, एक और कन्हैया कुमार थे, गिरिराज सिंह थे, क्या समा बना था और कैसी हार सीपीआई को देखनी पड़ी। फिर तो पिछले चुनाव में तो कन्हैया कुमार को लड़ने का अवसर ही नहीं दिया लालू प्रसाद ने। तो कुल मिला जुला कर ये जो बदलाव आया है, कोई नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी, ये कोई पहला बार नहीं यहाँ। उसमें अभी तेजस्वी के लिए एक प्लस पॉइंट हो गया है कि जिसके लिए वो जद्दोजहद कर रहे थे अपने ही महागठबंधन में, तो कांग्रेस कल राजी हो गई। कल अशोक गहलोत आए थे और उन्होंने कहा कि नहीं,
तेजस्वी यादव महागठबंधन के चेहरा हूं। सिर्फ ये उपलब्धि मैं मानता हूं, लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि स्थिति तो वही रही जो पिछली बार, कौन सा वोट जुटेगा। और जब महागठबंधन में अभी महागठबंधन बना है, आप ही ठीक बता रहे थे कि 12-13 सीटों पर जिस ढंग से द्वंद है आपस में ही, तो सीट में तो अभी सीट को लेकर गांठ समाप्त हुई नहीं, वो गांठ आज भी बनी है। जो बेगूसराय मैंने आपको उदाहरण दिया बछवाड़ा सीट को लेकर के, तो ये एक स्थिति ठीक है, आज से चुनाव अभियान शुरू, लेकिन जो एकजुटता एनडीए ने दिखाई, आज आप देखें कि अभी समस्तीपुर की सभा में, फिर अभी बेगूसराय की सभा में, और इस तरह से 12 रैली होनी है प्रधानमंत्री की, सभी सभाओं में उनकी रैली में एकजुटता दिखेगी। सारे जो एनडीए में घटक दल के सारे नेता वो मंच पर दिखेंगे, ये दर्शाता है कि उसमें एकजुटता है। और रही बात कि पिछले इस 17 महीने के गैप के बाद जो ये डबल इंजन की सरकार बनी है, तो प्रधानमंत्री ने इस चुनावी साल जनवरी से 6 सभाएं की, कोई 1.5 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं अरुण कुमार जी, आप बिहार की राजनीति को बहुत नजदीक से देख रहे हैं। 2015 के चुनाव के बाद 2025 के चुनाव में एनडीए कितनी मजबूत स्थिति में दिखाई देता है, किस तरह से आप देखते हैं एनडीए को जमीन पर? देखिए, 2015 के चुनाव में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार साथ थे, तब भाजपा अलग रही। असेंबली चुनाव की बात मैं कर रहा हूं आपसे। तब उस समय लगता था कि भाई बीजेपी ने एक माहौल बनाया था और कहा था कि भाई सत्ता से हम नीतीश कुमार को बाहर करेंगे। तो तब का चुनाव और 25 के चुनाव में तो आज एनडीए, देखिए, जब से 2005 के बाद से नवंबर महीने से बिहार में लालू प्रसाद का वो राजनीति, जिसको एनडीए के लोग और विपक्ष के लोग जंगल राज की समाप्ति आज प्रधानमंत्री ने भी बात दोहराई, तब से तो फिर एनडीए यहाँ इंटैक्ट है। लॉन्गेस्ट पीरियड के चीफ मिनिस्टर और 9 बार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार रहे, भले 4 ही टर्म आप कहेंगे, लेकिन दुल्हा वही रहे, बारात बदलती रही। 2 बार जो बारात बदली, मतलब जो विपक्ष में पार्टी होती थी वो सत्ता में आ जाती थी, और जो सत्ता में थी वो विपक्ष में जाती थी। मुख्यमंत्री कुर्सी तो वही सलामत रही। और मुख्यमंत्री का नीतीश कुमार का जो एक कद, चेहरा और पहचान बनी है, आज भी कोई व्यक्तिगत उन पर आक्षेप नहीं है, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, एक विजनरी लीडर की उनकी पहचान है। और बिहार को निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 2005 के बाद जब से एनडीए सरकार आई है, भारी बदलाव आया है। पहले तो यहाँ हर काम में, चाहे वित्त का संकट हो, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, जात पात, और फिर उस समय का दौर यदि याद करेंगे वो काला दिन था। अरुण जी, हमारे साथी संवाददाता राजेश इस समय बेगूसराय में है। राजेश, लेनिनग्राद की राजनीति किस तरह से बदली हुई दिखाई देती है, क्या चुनावी समीकरण दिखाई देते हैं? देखिए, बेगूसराय को कभी मिनी मॉस्को और लेनिनग्राद कहा जाता था, लेकिन 1998 में जब आरजेडी ने बलिया लोकसभा, जहां से कभी सूरजभान एमपी होते थे, वहां पर राजवंशी महतो जो पूर्व सांसद हैं, उन्होंने सीपीआई को धूल चटा दी थी। और उसी वक्त लेनिनग्राद यहां से लगभग खत्म हो गया था, और उसका श्रेय कहीं ना कहीं लालू प्रसाद को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से सीपीआई या लेफ्ट पार्टियों की जो जनाधार था उसको धीरे धीरे शिफ्ट करवा दिया आरजेडी में। लेकिन बाद के काल में जब छोटे छोटे जो दल थे उन्होंने आरजेडी को नुकसान करना शुरू किया, तो उन्हें लगा कि माले, सीपीआई, सीपीएम, इन लोगों को थोड़ी थोड़ी सीटें देकर हम एक मजबूत गठबंधन बना लें, जिसका आधार ये दिखाई पड़ा ऋतु कि 2020 के चुनाव में आरजेडी का जो पूरा गठबंधन था वो 110 सीटों तक पहुंचा। इसमें लेफ्ट पार्टियों में माले ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ठीक है, माले की एक बड़ी भूमिका जरूर दिखाई देती है। लेकिन मधुरेश, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, 10 सेकंड का समय है। जिस तरह से ये बता रहे हैं राजेश की एक बड़ा परिवर्तन तो दिखाई देता है माले के साथ के गठबंधन को लेकर, लेकिन बदलती परिस्थितियों में कहां पे माले दिखता है इस पूरी राजनीति में? देखिए, कहीं ना कहीं माले जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके महागठबंधन के लिए, क्योंकि अभी हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा था माले ने जिस तरीके से तरारी सीट पर जीत हासिल की थी, ये बताता है कि अभी भी माले का जो जनाधार है वो खत्म नहीं हुआ। दीपांकर भट्टाचार्य लगातार मेहनत कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल कार्यकर्ताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं, और सबसे पहली लिस्ट महागठबंधन में प्रत्याशियों की 18 प्रत्याशियों के नाम की माले ने ही जारी की थी, और वो लगातार दीपांकर भट्टाचार्य, बिल्कुल मधुरेश, महागठबंधन में जहां कांग्रेस और आरजेडी तमाम ऐसे सीटों पर एक तरह से आमने सामने दिखाई दे रही हैं, उसमें महागठबंधन में माले ने ज्यादा स्पष्ट अपनी राजनीति को अभी तक सामने रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश आपका, मधुरेश आपका, अरुण जी आपका भी हमारे साथ बिहार की इस पूरी राजनीति पे विस्तार से चर्चा के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद होंगी खबरें और
LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। ये देख कैसे। हैप्पी बर्थडे भाई। दिखा? हाँ, मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग। आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट? सेविंग करने की भी यही उम्र है। आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा। आई नो ना। RBI कहता है करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोजगार मेला पहल के तहत 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाने के मौके पर कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों से देश विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने इस संकल्प को पूरा करने में युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका का उल्लेख किया। पिछले 11 वर्षों से देश विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे युवाओं की है, आप सबकी है। इसलिए युवाओं का सशक्तिकरण ये भाजपा NDA सरकार की प्राथमिकता है। आज रोजगार मेले युवाओं के सपनों को पूरा करने का माध्यम बन गए हैं। अकेले इन रोजगार मेलों के जरिए बीते कुछ समय में ही 11 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। और ये प्रयास केवल सरकारी नौकरियों तक ही सीमित नहीं है। हमने देश में PM विकसित भारत रोजगार योजना भी शुरू की है। इसके तहत 3.5 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज स्किल इंडिया अभियान के जरिए युवाओं का कौशल विकास किया जा रहा है। PM ने इस मौके पर प्रतिभा सेतु पोर्टल का भी जिक्र किया। आज एक और स्किल इंडिया मिशन जैसे अभियानों के जरिए युवाओं को स्किल की ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं साथ ही नेशनल करियर सर्विस प्लेटफॉर्म जैसे इनिशिएटिव उन्हें नए अवसरों से भी जोड़ रहे हैं। मुझे बताया गया है कि इसके माध्यम से अब तक 7 करोड़ से अधिक वैकेंसीज की, यानी 7 करोड़ से अधिक वैकेंसीज, इसकी जानकारी युवाओं को दी जा चुकी है। ये 7 करोड़ खाली जगह, ये आंकड़ा छोटा नहीं है। साथियों, युवाओं के लिए एक और बड़ा कदम है प्रतिभा सेतु पोर्टल। जो उम्मीदवार UPSC की अंतिम सूची तक पहुंचे लेकिन सेलेक्ट नहीं हुए, उनकी मेहनत भी अब व्यर्थ नहीं जाएगी। इसलिए निजी और सार्वजनिक संस्थान इस पोर्टल से उन युवाओं को निमंत्रित कर सकते हैं, इंटरव्यू कर सकते हैं और अवसर भी दे रहे हैं। युवाओं की प्रतिभा का यह सदुपयोग ही भारत के युवा सामर्थ्य को दुनिया के सामने लेकर आएगा। अगले दौर के GST सुधार से रोजगार के बड़े अवसर बनने का PM मोदी ने उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जब हर रोज इस्तेमाल होने वाले सामान सस्ते होते हैं तो मांग बढ़ती है और इसमें बढ़ोतरी होने से रोजगार का सृजन होता है। नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म से रोजगार के अवसरों का भी विस्तार मिल रहा है।
जब हर रोज इस्तेमाल होने वाले सामान सस्ते होते हैं तो मांग भी बढ़ती है। जब मांग बढ़ती है तो उत्पादन और सप्लाई चेन को भी गति मिलती है। और जब फैक्ट्रियां ज्यादा उत्पादन करती हैं तो नई नौकरियां पैदा होती हैं। इसलिए ये जीएसटी बचत उत्सव रोजगार उत्सव में भी बदल रहा है। अभी हमने देखा धनतेरस, दीपावली पर जिस तरह रिकॉर्ड बिक्री हुई है, नए नए रिकॉर्ड बने, पुराने रिकॉर्ड टूटे, ये दिखाता है कि कैसे जीएसटी में हुए रिफॉर्म ने देश की अर्थव्यवस्था को नई गति दी है। एमएसएमई सेक्टर और रिटेल ट्रेड में भी हमें इस रिफॉर्म का सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। आंध्र प्रदेश के कुन्नूल जिले के चिन्नातिकूर के पास हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही एक निजी बस दोपहिया वाहन से टकराने के बाद आग लग गई। दुर्घटना ईंधन रिसाव के कारण और भयानक बन गई। बस में सवार 41 यात्रियों में से 20 की मौत हो गई, जबकि 21 यात्री सुरक्षित हैं। कुन्नूल जिला कलेक्टर डॉक्टर ए सीरी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जानकारी दी कि 11 शवों की पहचान हो चुकी है और शेष की पहचान जारी है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ आपात बैठक कर राहत और बचाव कार्यों के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के कुन्नूल में हुई बस दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने एक्स पर किए गए अपने पोस्ट में लिखा, आंध्र प्रदेश के कुन्नूल में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत से बहुत दुख हुआ। इस हादसे में अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति संवेदना, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पीएमएनआरएफ से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। प्रत्येक घायल को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रकृति और संस्कृति के संगम का प्रतीक महापर्व छठ नजदीक है और देश भर में इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं से छठ पर्व से जुड़े भक्ति गीत साझा करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार सहित पूरे देश में श्रद्धालु छठ पूजा की तैयारियों में पूरे भक्तिभाव से जुटे हैं। छठी मैया के गीत इस पावन अवसर की भव्यता और दिव्यता को और बढ़ा देते हैं। मैं अगले कुछ दिनों तक इन गीतों को देशवासियों के साथ साझा करूंगा। प्रधानमंत्री ने छठ पर्व पर देशवासियों से आग्रह किया है कि छठी मैया के गीतों को उन्होंने कहा कि उनसे शेयर करें। उन्होंने कहा कि आपसे आग्रह है कि आप भी छठ मैया के गीत लोगों के बीच में शेयर करें। और शनिवार को नहाए खाए के साथ छठ पर्व का आगाज होने जा रहा है, लिहाजा दिल्ली सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी छठ व्रतियों को इस पावन पर्व की शुभकामनाएं देते हुए बताया कि 1500 घाट तैयार कर लिए गए हैं। व्रतियों को इस बार दिव्य एहसास की अनुभूति होगी। पूरी दिल्ली में लगभग 1500 पॉइंट छठ घाट के रूप में तैयार किए गए हैं और पूरी तैयारियां वहां चल रही है। इसके अलावा यमुना जी पे 17 जगह पे हमने कई किलोमीटर के घाट की व्यवस्था की है। इस बार की छठ जो है छठ व्रतियों के लिए बहुत ही अभूतपूर्व और दिव्य एहसास लेके आने वाली है। सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है छठ की तैयारियों के लिए। जितनी भव्य दीपावली मनाई गई सरकार के द्वारा, उतनी ही दिव्य छठ का त्योहार भी ये रहने वाला है। छठ व्रतियों को हमारी ओर से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और दिवाली के बाद अब छठ की छठा छाने लगी है। कल से नहाए खाए के साथ इस 4 दिवसीय पर्व का आगाज होने जा रहा है। इसी मौके पर बिहार की एक महिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए छठ का गीत गाती नजर आई।
मिड प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ तो उठाइए मोबाइल, क्यूआर कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के लिए राजस्थान के जैसलमेर के दौरे पर हैं। इस कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोंगेवाला के पास तनोट माता मंदिर में पूजा अर्चना की। ये वही मंदिर है जहां 1965 की भारत पाकिस्तान जंग में पाकिस्तान द्वारा बम गिराए गए थे। इस मंदिर की खास बात यह है कि इस युद्ध के दौरान तनोट माता मंदिर पर गिरा एक भी बम फटा नहीं था, जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। अपने दौरे के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तनोट माता मंदिर परिसर पर गिराए गए बमों को भी देखा। और इससे पहले कल दिन उन्होंने आर्मी स्टेशन में शौर्य वन और कैक्टस पार्क का उद्घाटन किया। इसके बाद जैसलमेर के सैन्य स्टेशन में स्थापित वॉर म्यूजियम पहुंचे। उन्होंने सैन्य अधिकारियों के साथ वॉर म्यूजियम में लाइट एंड साउंड शो का भी शुरुआत की। इस शो में भारतीय सेना के पराक्रम का सजीव चित्रण किया गया है। रक्षा मंत्री ने सैन्य अधिकारियों के साथ बड़ा खाना में भी हिस्सा लिया। जवानों को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को सबक सिखा दिया गया है। हालांकि इसके बावजूद हमें हर वक्त अलर्ट रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं विशाल बेरिस्तो, हमारे साथी संवाददाता। विशाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की शुरुआत से पहले जब इस बात को एक बार फिर दोहराया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, तो संकेत साफ है कि कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भावी चुनौतियां भी रहेंगी, लेकिन एजेंडे पे बड़े पैमाने पर क्या है? देखिए ऋतु, जो रक्षा मंत्री का ये जो दौरा है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है। हर साल में 2 बार होती है आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, और कल वो नेवी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में थे और आज वो जैसलमेर के अंदर शामिल हैं। तो जो रिफॉर्म्स होने हैं, मॉडर्नाइजेशन की जो बातें होनी है और हमें फ्यूचर रेडी रहना है, इस पर जोर दिया जा रहा है। और इस तमाम एजेंडे के मद्देनज़र ये जो कॉन्फ्रेंस है, ख़ास तौर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद कल रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि उन्होंने पाकिस्तान को ये भी बता दिया, और वो भी बॉर्डर से, वेस्टर्न बॉर्डर से, कि किस तरह से पाकिस्तान को सबक सिखाया गया है। उम्मीद है उसको सबक समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं भी आया तो हमारी जो सेनाएं हैं वो पूरी तरह से रेडी है। लेकिन ये जो आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है ऑपरेशन सिंदूर के बाद ख़ास तौर से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज नेवी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आखिरी दिन है, लेकिन जैसलमेर के अंदर ये आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को आज रक्षा मंत्री संबोधित कर रहे हैं, और उसमें ये तमाम जो फ्यूचर रेडी किस तरह से रह जाए, मॉडर्नाइजेशन किस तरह से हो, और 79,000 करोड़ का जो प्रोक्योरमेंट का अलाउ किया है रक्षा मंत्री ने आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए, उन सारी चीज़ों पर भी चर्चा होगी, और किस तरह से मेड इन इंडिया कैंपेन को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस और आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर भी चर्चा होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विशाल पूरी जानकारी के लिए कमांडर्स कॉन्फ्रेंस पे। और बात अब खेल की। भारत ने महिला क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कल खेले गए एक अहम मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को डीएलएस नियम के तहत 53 रन से मात दी। भारत के लिए स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल ने शतक लगाए। शतक लगाने वाली और 3 कैच लेने वाली स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। महिला क्रिकेट विश्व कप में गुरुवार को करो या मरो के मैच में भारत का सामना न्यूजीलैंड से हुआ।
न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल ने भारत को शानदार शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए दोनों के बीच 212 रन की साझेदारी हुई। ये विश्व कप में भारत की ओर से पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी रही। स्मृति मंधाना ने इस विश्व कप में अपना पहला और कुल मिलाकर वनडे क्रिकेट में अपना 14वां शतक लगाया। ये विश्व कप के इतिहास में उनका तीसरा शतक है। वहीं ये इस विश्व कप में किसी भी भारतीय खिलाड़ी का पहला शतक रहा। प्रतिका रावल ने भी अपना शतक पूरा करने में कामयाबी पाई। ये प्रतिका का इस विश्व कप में पहला और वनडे में दूसरा शतक रहा। स्मृति मंधाना 109 रन बनाकर आउट हुई। पिछले मैच में ड्रॉप की गई जेमिमा रॉड्रिग्स तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरी और उन्होंने भी तेजी से रन बनाए। प्रतिका 122 रन की पारी खेलकर आउट हुई। वहीं जेमिमा ने 38 गेंद में अर्धशतक पूरा करने में कामयाबी पाई। ये विश्व कप में उनका पहला अर्धशतक है। वहीं भारत की तरफ से ये तीसरा सबसे तेज अर्धशतक रहा। 48 ओवर के खेल के बाद मैच में बारिश का खलल देखने को मिला और मैच रोकना पड़ा। दोबारा मैच शुरू हुआ और मैच को 49 ओवर का कर दिया गया। निर्धारित 49 ओवर में भारतीय टीम ने 3 विकेट पर 340 रन बनाए। ये विश्व कप में भारत का सबसे बड़ा स्कोर है। एक बार फिर बारिश के खलल के कारण न्यूजीलैंड को 44 ओवर में 325 रन का संशोधित लक्ष्य दिया गया। जवाब में न्यूजीलैंड की शुरुआत खराब रही और क्रांति गौड़ ने दूसरे ही ओवर में सूजी बेट्स को चलता किया। इसके बाद भारतीय गेंदबाज नियमित अंतराल पर विकेट चटकाते रहे और न्यूजीलैंड कभी भी मैच को जीतने की स्थिति में नजर नहीं आई। न्यूजीलैंड ने निर्धारित 44 ओवर में 8 विकेट पर 271 रन बनाए और मैच डीएलएस नियम के तहत 53 ओवर से भारत के नाम रहा। न्यूजीलैंड की ओर से ब्रुक हॉलिडे और इसाबेला गेज ने अर्धशतक लगाए। शतक लगाने वाली और 3 मैच लेने वाली स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत 5वीं बार महिला वनडे विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। आखिरकार भारतीय टीम ने हार के सिलसिले को तोड़ते हुए न्यूजीलैंड को मात दी और इस प्रतियोगिता में अपना अब तक का सबसे महत्वपूर्ण मैच जीतने में कामयाबी पाई। भारतीय टीम अब सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है और उनकी यही कोशिश रहेगी कि जीत की इस लय को बरकरार रखे। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ सुचित्रा, डीडी न्यूज, नवी मुंबई। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। स्पेशल सेल ने आईएसआईएस मॉड्यूल का भांडाफोड़ कर 2 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक आरोपी दिल्ली का जबकि दूसरा मध्य प्रदेश का निवासी है। दोनों फिदायीन हमलों की ट्रेनिंग ले रहे थे और किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। आईएसआईएस मॉड्यूल के 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं और दिल्ली पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। स्पेशल सेल की ये बड़ी कार्रवाई है जिसमें आईएसआईएस मॉड्यूल का भांडा फोड़ा गया है, जिसमें 2 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक आतंकी दिल्ली का निवासी है जबकि दूसरा निवासी मध्य प्रदेश का है। दोनों को ही फिदायीन हमले की ट्रेनिंग दी गई है। अभी तक की जानकारी ये मिल रही है और ये भी जानकारी मिल रही है कि किसी बड़े आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में ये दोनों आतंकवादी थे। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली में पहली बार क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कृत्रिम वर्षा कराने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि बुराड़ी क्षेत्र में विशेषज्ञों ने इसका सफल परीक्षण किया। अगर परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो 29 अक्टूबर को दिल्ली में पहली कृत्रिम वर्षा की जाएगी। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि दिल्ली में क्लाउड सीडिंग की बात लंबे समय से की जाती थी। अब कृत्रिम बारिश कराने के लिए दिल्ली सरकार पूरी तरह तैयार है। एक ऐतिहासिक दिन था, आज एक ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की दिल्ली सरकार माननीय रेखा गुप्ता जी की अगुवाई में। क्लाउड सीडिंग जो लंबे समय से बात की जाती थी, आज उसकी पहली सफल ट्रायल दिल्ली में की गई। अब दिल्ली के अंदर 28, 29, 30 तारीख के आसपास जो कि मौसम विभाग का मानना है कि बादल आएंगे। दिल्ली की सरकार अब पूर्ण तौर पर तैयार है और ये क्लाउड सीडिंग मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक 29 तारीख के आसपास हो सकती है। अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कुछ बताई जा रही है जिसमें बादल आने की और भी जल्दी हो सकती है, लेकिन अब हम पूरी तरह से तैयार हैं।
आज संयुक्त राष्ट्र दिवस है। विश्व में शांति, सुरक्षा और मानवाधिकार को सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन आज बढ़ते वैश्विक चुनौतियों की वजह से संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता सवालों के घेरे में है। इस वजह से भारत समेत दुनिया के अनेक देश इसकी संरचना में बदलाव और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की लगातार मांग कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता पर सवाल, सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग, वैश्विक निर्णय लेने में अधिक प्रतिनिधित्व जरूरी है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुए नरसंहार और त्रासदी ने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि विश्व में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक ऐसी संस्था जरूर होनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों को दोबारा ऐसी विभीषिका से दो चार ना होना पड़े। और इसे ध्यान में रखते हुए ही 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ। संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों में वैश्विक शांति और सुरक्षा के साथ ही दुनिया में मानवाधिकारों की रक्षा करना और राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना भी शामिल है। और इस शांति के प्रयास में समय के साथ दुनिया भर के देश इससे जुड़ते चले गए। 1945 के इसके गठन के समय जहां इसमें 51 देश शामिल थे, वहीं आज उनकी संख्या बढ़कर 193 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसके 6 प्रमुख अंग हैं, जिनमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद काफी महत्वपूर्ण है, जिसका मुख्य काम अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। सुरक्षा परिषद की शक्ति संयुक्त राष्ट्र महासभा की अपेक्षा काफी व्यापक है। इसकी शक्तियों में शांति कार्य संचालन की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को लागू करना और सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के जरिए सैन्य कार्रवाई को लागू करना भी शामिल है। वर्तमान में सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के 80 वर्षों के सफर में कई ऐसे मुकाम आए जहां ये अपने उद्देश्यों को पूरा करने में असमर्थ रहा है। आज वैश्विक समुदाय के सामने चुनौतियां पहले से कहीं ज्यादा है। युद्ध और क्षेत्रीय असंतुलन में दुनिया उलझी हुई है। वैश्विक शांति और संतुलन पूरी तरह से बदल चुका है। इसके साथ ही UN युद्ध, टेक्नोलॉजी आधारित खतरा, जलवायु संकट और वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों का भी सही समाधान नहीं दे पाया है। ऐसे में UN की प्रासंगिकता पर सवाल उठने के साथ ही इस संस्था की संरचना में बदलाव और सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन करने की मांग भी लंबे समय से हो रही है। भारत संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य रहा है। आज भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके साथ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भी है। यही नहीं, भारत विकासशील देशों और ग्लोबल साउथ की बातों को वैश्विक मंच पर उठाने वाला सबसे सक्रिय और मजबूत देश भी है। सुरक्षा परिषद समेत संयुक्त राष्ट्र में भी सुधार अनिवार्य है ताकि इसकी विश्वसनीयता तथा औचित्य बना रह सके। साथ ही व्यापक प्रतिनिधित्व के द्वारा हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति अधिक प्रभावी रूप से कर सकेंगे। जरूरी है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव हो ताकि UN दुनिया के सभी देशों के लिए फिर से मजबूत और असरदार मंच बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।